दोस्तों, एक अघोरी जो दिखने में बेहद डरावना और विभत्स दिख रहा था, वो एक रशियन मॉडल जिसका नाम रोजी था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और उस झोपड़ी में जब उसकी सिसकियां गूंज रही थीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी ताकत से उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा हो। इसके बाद वो लड़की भी उस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है और वो उसके साथ पूरा सपोर्ट करती है। दरअसल वो लड़की रोजी उस अघोरी से बेइंतहा प्यार करती थी और इस प्यार की शुरुआत कोई नई नहीं थी। ये 1 साल पहले का सिलसिला था जो आज 6 पर जाकर रुका था। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक अघोरी के साथ एक लड़की का प्रेम संबंध हो जाता है, कैसे एक लड़की रशिया से भारत आती है और कैसे वो इस अघोरी से मिलती है, और आगे इसके बाद इस कहानी में क्या होता है। इस घटना को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक अच्छे और सुरक्षित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, जब वो अघोरी उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है जिसका नाम भैरव होता है और लड़की का नाम रोजी होता है जो मॉस्को से स्पेशली ऋषिकेश आई होती है, इन दोनों की प्यार की सिसकियां उस झोपड़ी में गूंज रही थी और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। करीब आधे घंटे तक ये खेल चलता रहता है। इसके बाद वो लड़की रोजी अपने ही प्रेमी जो अघोरी था उसके साथ उसी झोपड़ी में लेट कर सो जाती है और उसके बाद दोनों निर्वस्त्र अवस्था में उसी झोपड़ी में सोए रहते हैं। और अगली सुबह जब उस लड़की की बात अपने माता पिता से होती है तो उस कहानी का मंजर कुछ और ही निकल कर सामने आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 11 सितंबर 2010 की। ये वो वक्त था जब एक लड़की रोजी रशिया के मॉस्को शहर में रहती थी और वो वहीं पर स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हुए मॉडलिंग में इंटरेस्ट लेती थी। मॉडलिंग में उसकी रुचि कुछ इस कदर थी कि उसे नए नए ऑफर्स और बड़े बड़े कंपनी के असाइनमेंट्स भी मिलने लगे थे। साल 2005 से लेकर साल 2009 तक उस लड़की का बहुत अच्छा ग्राफ चलता रहा और उसे कई सारी जगहों पर जाने का और कई सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने का भी मौका मिला। लेकिन जब साल 2010 आता है तो धीरे धीरे करके उस लड़की का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसे काम नहीं मिलता है और अब वो लड़की डिप्रेशन में जाने लगती है। तो इस चीज को देखकर उसके माता पिता ने, उसके फ्रेंड्स ने, उसके कलीग्स ने उससे ये कहा कि वो अपना ध्यान पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग को छोड़कर किसी दूसरी क्रिएटिव चीजों में लगाए। दोस्तों, जब रोजी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी तो उसके माँ बाप ने इस बारे में डॉक्टरों से बात की और कई जगहों पर उसका इलाज करवाया, जिसके बारे में डॉक्टरों ने ये कहा कि हो सकता है कि इसे डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप इसका ध्यान किसी और चीज में लगाइए, इसे घूमने फिरने के लिए ले जाइए, इसका ध्यान किसी और क्रिएटिव चीजों में लगवाइए। तो इस बात को सोचकर उसके माँ बाप ने कई सारे प्रयास किए, जिसमें वो लड़की दूसरे हॉबी क्लासेस को भी ज्वाइन करती है। लेकिन हालत बद से बदतर होते जा रहे थे और उसे उसका मॉडलिंग करियर ज्यादा प्यारा लगता था। इसलिए अब उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला ले लिया और अब वो आत्महत्या करने का विचार करने लगी। कुछ एक बार उसने प्रयास भी किए, लेकिन किस्मत की लेखनी कहें या फिर तकदीर का कुछ और तकाजा कहें, उसकी मौत नहीं होती है और एक बार फिर से वो बच जाती है। और इस बार उसके माता पिता उससे ये कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा माहौल बदल दिया जाए तो शायद तुम ठीक हो जाओ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी यही सोचती हूँ और मैं इतनी ज्यादा टेंशन और तनाव में हूँ कि मैं भारत जाकर शांति प्राप्त करना चाहती हूँ और भारत में कुछ दिन रहकर अपने नए करियर की शुरुआत करूंगी। और अगर मेरा करियर वहां पर भी नहीं चला तो मैं कुछ दिन रहकर वहां से शांति प्राप्त करके और कुछ दिन अपना वक्त बिताकर भारत से वापस अपने शहर लौट आऊंगी। इस बात को उसके माँ बाप ने मंजूर कर लिया और वो लड़की 13 मई 2011 की दोपहर को मॉस्को से एक फ्लाइट लेती है जो डायरेक्ट दिल्ली के लिए थी। जब दिल्ली में वो लैंड करती है तो उसके बाद वो दिल्ली से सीधा ऋषिकेश की तरफ बाई बस पहुंच जाती है, जहां ऋषिकेश में उसने पहले से ही एक होटल बुक कर रखा था। और वो उस होटल में एंट्री करने के बाद उस होटल के लोगों से ये पूछती है कि यहाँ पर आसपास घूमने की अच्छी जगहें कौन सी हैं, जिसके जवाब में होटल वालों ने बताया कि लक्ष्मण झूला और आसपास के कई फेमस प्लेसेस हैं, कुछ झरने हैं, कुछ मंदिर हैं, तो आप इस जगहों पर घूम सकती हैं। इसके बाद वो लड़की उस रात उसी होटल में रुक जाती है और नेक्स्ट डे वो उन जगहों की तरफ घूमने के लिए चली जाती है जहां पर उसे बताया गया था। तो दोस्तों, जब वो लड़की उस होटल से बाहर निकलती है तो आसपास के माहौल को देखकर वो बहुत खुश होती है।
कई मंदिरों और कई मठों में जाती है, कुछ लोगों से मिलती है, आसपास के बाबाओं से आशीर्वाद लेती है और कुछ इस प्रकार से घूमते घूमते वो एक सुनसान घाट पर पहुंच जाती है जहां पर लोगों की चिताएं जल रही होती हैं और वो वहीं पर बैठकर मोबाइल चलाने लगती है। कुछ देर अपने परिवार से बातचीत करने के बाद और अपने हाल समाचार को बताने के बाद वो लड़की ये देखती है कि अब शाम हो रही है और इसी बीच उसकी नजर एक ऐसे अघोरी साधु पर पड़ती है जो चिता की भस्म लगाए हुए अपने पास कुछ सामान लिए हुए एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वो कुछ तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। वो लड़की की रुचि इस विषय में नई नई थी और वो इस बारे में जानना चाहती थी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, किस प्रकार की मंत्र साधनाएं कर रहे हैं और आखिर ये करेंगे क्या। तो इस प्रकार से देखते देखते वो उनके पास चली जाती है और इसी बीच उसके मोबाइल पर एक फोन आता है जो उस होटल की तरफ से था और उन लोगों ने ये कहा कि आप वापस होटल लौट आइए क्योंकि अब देर हो चुकी है और अब वहाँ का माहौल कुछ अलग ही है, तो बारिश के मौसम में आपको वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। और इसके बाद वो लड़की वापस होटल की तरफ लौट आती है। नेक्स्ट डे वो लड़की फिर से उसी सब जगहों की तरफ घूमने चली जाती है और एक बार फिर से वो घूमते घूमते उसी घाट पर पहुंचती है जहां पर वो बाबा बैठे हुए थे। दोस्तों, इस बार जब वो लड़की उस बाबा को देखती है तो वो कुछ कहती नहीं है और चुपचाप उनके पास जाकर उनके सामने ही बैठ जाती है। इधर वो बाबा जब अपनी मंत्र जाप से और अपनी साधना को करके अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। जब बाबा ने उसे देखा तो उन्होंने उससे पूछा, हु आर यू? तो उस लड़की को बहुत झटका सा लगा क्योंकि उसने अब तक यही सोचा था कि भारत के जो अघोरी सन्यासी और औघड़ फकीर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, निरक्षर भट्टाचार होते हैं और उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जब उसने एक बाबा के मुंह से अंग्रेजी इतनी फर्राटेदार भाषा में सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो लड़की रोजी और वो बाबा भैरव दोनों आपस में काफी समय तक इंग्लिश भाषा में ही बातचीत करते रहते हैं। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे का हाल समाचार पूछते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारियां लेते हैं और उसके बाद बात आगे बढ़ते बढ़ते धर्म और अध्यात्म की तरफ जुड़ जाती है। इसके बाद रोजी को उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर से रोजी अपने इस नए साथी को छोड़कर होटल की तरफ चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसने अपनी न्यू फ्रेंड अघोरी बाबा भैरव से ये कहा कि वो नेक्स्ट डे फिर आएगी और उनसे फिर से बातचीत करेगी। इधर बात आई गई हो जाती है और वो लड़की होटल पहुंच जाती है। दोस्तों, उन अघोरी बाबा का ऐसा आकर्षण था कि रोजी दिन प्रतिदिन खींचती चली जा रही थी और अब इसी होटल में रहते हुए 15 से 20 दिन के आसपास हो जाते हैं और अब डेली वो लड़की अपने होटल से निकलकर इन बाबा के पास आया करती थी और इधर बाबा को भी उस लड़की की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। बाबा ने उसे आसपास की कई जगहों पर घुमाया, कई मठों में घुमाया, कई सिद्ध सन्यासियों से मिलवाया और उसके बाद एक दिन वो उसे लेकर अपनी झोपड़ी में जाते हैं जहां पर दोनों चाय कॉफी पीते हैं और बाबा की इस दैनिक जीवनचर्या को देखकर वो लड़की बेहद प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं अब बाबा भैरव भी उस लड़की के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बातचीत करते करते वो लड़की एक दिन ये बोलती है कि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ यहीं पर शादी कर लूँ। जब बाबा ने ये सुना तो वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे ये मना किया और ये कहा कि मैं दीन दुनिया को छोड़कर, इस समाज को छोड़कर अवघड़ पंथ में आ चुका हूँ, मैं एक अघोरी बन चुका हूँ, मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है और तुम एक सामाजिक लड़की हो, एक विदेश से आई हुई लड़की हो और तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन उस लड़की ने ये कहा कि मैं आपको समझ चुकी हूँ और मैं आपके साथ ही जिंदगी गुजारूंगी, वरना यहीं गंगा जी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जब कुछ इस प्रकार से उस लड़की ने ये कहा और बाबा को ऐसा लगा कि अगर इन्होंने इससे प्यार नहीं किया, इसकी बात नहीं मानी, तो ये लड़की सच में गंगा में कूदकर अपनी जान दे देगी। इधर बाबा भी मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगे थे, तो इसलिए बाबा ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और अब दोनों एक फ्रेंड से एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में आ चुके थे। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की ने अपना होटल छोड़ दिया और वो उन्हीं बाबा के साथ उन्हीं की झोपड़ी में शिफ्ट हो गई। जब वो लड़की उस झोपड़ी में आती है, अपने सारे सामान के साथ उसी झोपड़ी को अपना घर बना लेती है, तो बाबा को ये बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद बाबा उस लड़की को बहुत प्यार करने लगते हैं और इतने जबरदस्त तरीके से उसके साथ सेक्स करने लगते हैं कि वो लड़की बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है और इतनी जबरदस्त सिसकियां उस झोपड़ी से गूंजने लगती हैं कि बाबा और वो लड़की सेक्स में मदहोश हो जाते हैं और करीब आधे घंटे तक ये खेल चलता रहता है और वो बाबा और वो लड़की दोनों निर्वस्त्र अवस्था में उसी झोपड़ी में सो जाते हैं।
जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उसके बाद उस लड़की रोजी ने अपने घर मॉस्को फ़ोन मिलाया और ये कहा कि वो एक बाबा से बेइंतहा प्यार करने लगी है और अब वो उनके साथ शादी करेगी। इधर जब वो लड़की के माता पिता ने ये बात सुनी तो एक बार को तो उन्हें झटका लगा, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की से पूछा कि क्या वो भी तुमसे प्यार करते हैं और क्या वो तुम्हारे साथ मॉस्को में आकर रहेंगे, तो उसके जवाब में उन बाबा ने सीधा सीधा ये कहा कि मैं भारत छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं पहले ही तुम्हारे साथ प्रेम संबंध में आ चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बात को कबूल कर लिया, लेकिन मैं भारत छोड़कर और किसी विदेशी मुल्क में जाकर नहीं रहूंगा। तो जब रोजी ने ये सुना कि बाबा ने साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि वो मॉस्को में जाकर नहीं रहेंगे, तो रोजी ने अपने माता पिता से ये कहा कि अब मैं इनके साथ ही रहूंगी और चाहे ये मॉस्को में ना रहें, लेकिन मैं इनके साथ अब इसी ऋषिकेश के आश्रम में ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद ये दोनों आपस में जिंदगी गुजारने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं से कुछ अलग मोड़ लेती है। वो तारीख थी साल 12 मई 2012 की, जब इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर लाने का सोचा और ये सोचा कि अब ये दोनों एक मंदिर में शादी करेंगे। और उसके बाद वो लड़की रोजी और बाबा भैरव दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद वो लड़की अब कानूनन रूप से बाबा की एक पत्नी बन चुकी थी। इधर जब रोजी के माता पिता को मॉस्को में ये पता चला कि ये लड़की बाबा से शादी कर चुकी है, तो उन्होंने एक अजीब शर्त रख दी और ये कहा कि बाबा अपनी पत्नी को लेकर या तो मॉस्को में रहें या फिर साल में एक बार 1 महीने के लिए उनकी बेटी रोजी अपने माता पिता के पास रहेगी और बाकी के 11 महीने वो बाबा के पास रहा करेगी। बाबा ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है और रोजी को भी इस बात में अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने इस शर्त को कबूल कर लिया और अब रोजी 1 महीने अपने घर और 11 महीने बाबा के साथ रहा करती थी। तो दोस्तों, रोजी जब बाबा के साथ भारत में रहने लगी तो उन्होंने भारत में घूमते हुए कई सारे मंदिरों, कई सारे मठों और कई सारे सिद्ध सन्यासियों से मुलाकात की और उनका ये विचार आया कि क्यों ना अपना भी एक आश्रम बनाया जाए जहाँ पर योग की शिक्षा दी जाए और आसपास के माहौल को समझने के लिए, आसपास के आगंतुकों के लिए एक नया अवसर बनाया जाए। इस बात को सोचकर बाबा भैरव और सन्यासी रोजी ने एक नया आश्रम ऋषिकेश में ही बनाया और अब आज दोनों सफलतापूर्वक अपना एक नया आश्रम उसी ऋषिकेश में चला रहे हैं, जहां पर धर्म, अध्यात्म और भारत से बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक नई व्यवस्था, एक नई सुविधा है। तो इसी बीच रोजी के माता पिता भी मॉस्को से कभी न कभी मिलने के लिए भारत आया करते हैं और अपने दामाद और अपनी बेटी का हालचाल लिया करते हैं। वो भी इसी आश्रम में रुकते हैं और भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या बाबा भैरव ने एक लड़की के प्रेम को स्वीकार करके सही किया या फिर बाबा भैरव ने अपने संन्यास धर्म को छोड़कर गृहस्थ जीवन में आकर गलत किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक शेयर करें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। टेक केयर। जय हिंद।